दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ GOC1। इसमें हम पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम बेसिकली पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कुछ ग्रुप्स दिए जाएंगे और उस ग्रुप्स में पहचानना है कि कौन प्लस आई इफ़ेक्ट शो करेगा एंड कौन माइनस आई इफ़ेक्ट शो करेगा। सो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई प्लस आई एंड माइनस आई इफ़ेक्ट ग्रुप। देखिए OH जो है वो माइनस आई है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि प्लस आई सीरीज कौन सा था और माइनस आई सीरीज कौन सा था। ये था प्लस आई सीरीज, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल, कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल, CH2Me। फिर आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करते थे तो CT3 का आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, फिर CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, फिर CH3 का, और ये जो है आइसोटोपिक इफेक्ट में ट्रीटियम का ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटियम का। इसका तो हम 0 लेते थे, इसको रेफरेंस मान के चलते थे। तो ये था प्लस आई सीरीज़। माइनस आई सीरीज़ की बात करें तो उसका ट्रिक क्या था, माइनस आई सीरीज़ का ट्रिक क्या था, फ्री हो। माइनस आई का ट्रिक था फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया, यानी कि NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, हेलो मतलब जितने भी हेलोजन आएंगे, फिर OR, फिर OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर अमाइन, फिर फिनाइल और फिर डबल बॉन्ड। तो ये था माइनस आई का ट्रिक। तो ये है माइनस आई सीरीज, NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड एसिड, ऑल हेलोजन में देखिए आपको ऐसे लगाना है माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, फिनाइल, डबल बॉन्ड। डन। तो ये था माइनस आई इफेक्ट। अब आपको चूज करना है उस ऑप्शन में। अब आप इसमें चूज करिए कौन प्लस आई है कौन माइनस आई। तो अभी ये पर क्या है, OH माइनस आई है, SR माइनस आई है, डबल बॉन्ड माइनस आई है, ये इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसलिए ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज तो प्लस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है CH2 नेगेटिव तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। फिर COOR ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, CHO माइनस आई, CH3 प्लस आई शो करेगा, O माइनस प्लस आई शो करेगा, COH माइनस आई शो करेगा एंड OR माइनस आई शो करेगा। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए, क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिए। अगर किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज बढ़ता है, चार्ज इंक्रीज करता है तो इस मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ता है। सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी बढ़ता है। और अगर रिएक्टिविटी बढ़ गया तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यानी कि किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज इंक्रीज करता है तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। समझ में आया?
अब ध्यान से सुनिए, आप जाइए पीरियोडिक टेबल में, एक तो लेफ्ट से राइट और फिर टॉप टू बॉटम बॉटम, तो लेफ्ट से राइट टॉप टू बॉटम। तो ध्यान से रखिएगा, आपको पता है लेफ्ट से राइट जाइएगा तो साइज घटता है और टॉप टू बॉटम जाइएगा तो साइज बढ़ता है, ये आपको पता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम चेंज होता है, तो हम लिख सकते हैं साइज में जो डिक्रीज है ये कम होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज़्यादा इंक्रीज होता है। ये ऐसा लिख सकते हैं हम, साइज में डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम डिक्रीज हो रहा है साइज में, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम्स डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो साइज डिक्रीज तो होगा बट बहुत कम डिक्रीज होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज़्यादा इंक्रीज होगा। फिर आइए आप टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जब आप आइएगा तो साइज यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम चेंज होता है, तो साइज अगर ज़्यादा चेंज हुआ तो हम साइज को डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे, साइज के इंक्रीज को डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको लिख के दे दूं CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, तो आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे और इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो देखिए फिर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो हम इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे, तो दैट्स इट। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो नेगेटिव चार्ज उस एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F, लेकिन अगर आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज उस एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा जिस एटम का साइज बड़ा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव चार्ज एक बड़े से एटम पे लेके आ रहे हैं तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो ज़्यादा जगह में फैला होगा, यानी कि चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिग साइज एटम इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो जाता है, चार्ज बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज एक तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज लेस ईएन वाले पे स्टेबल होगा। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो साइज बहुत कम डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। लेकिन आप टॉप टू बॉटम जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम चेंज होता है, साइज ज़्यादा चेंज होता है, तो इसलिए टॉप टू बॉटम साइज को ज़्यादा फैक्टर मानेंगे। और नेगेटिव चार्ज उस एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, कब? जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेकिन नेगेटिव चार्ज उस एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा जो साइज में बड़ा होगा, कब? जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये ऑर्डर लगाया। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ईएन एटम इज मोर स्टेबल एंड चार्ज ऑन बिग साइज एटम इज मोर स्टेबल, लेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो देखिए ए और बी आपके पास दो एटम है, इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज इतने छोटे से एरिया में है और इसमें नेगेटिव चार्ज इतने बड़े से एरिया में, तो स्टेबल ज़्यादा होगा ये, इसमें लेस चार्ज डेंसिटी है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, पहला एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अच्छा, आपको पता है इंटरमीडिएट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन,
कार्बो एनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो मेनली हम इसी तीन की बात करते हैं। तो देखिए जो कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको स्टेबल करने के लिए हमें इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करेगा? आपको पता है प्लस आई ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अदरवाइज आप ऐसा सुनिए, जो कार्बो एनाइन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये कम स्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, इसके नेगेटिव चार्ज को हम इससे लेते हैं, यानी कि इससे नेगेटिव चार्ज को हम विड्रॉ करेंगे। तो हम ऐसा ग्रुप लेके आएंगे जो इससे नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेंगे। तो जो माइनस आई ग्रुप है वो क्या करेगा? वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कार्बो एनाइन का। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोकैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा प्लस आई ग्रुप, और कार्बो एनाइन पे नेगेटिव चार्ज। सो जो कार्बो एनाइन है इसकी स्टेबिलिटी माइनस आई ग्रुप बढ़ाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप कार्बन फ्री रेडिकल में देखिए, इसमें भी ये कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको स्टेबल कौन करेगा? ऐसा ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है प्लस आई ग्रुप। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बोकैटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई ग्रुप ज़्यादा बढ़ाएगा, और माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इसके स्टेबिलिटी को कम करेगा। सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी पार्ट कि कार्बो एनाइन का स्टेबिलिटी माइनस आई ग्रुप ज़्यादा बढ़ाएगा और प्लस आई ग्रुप कम करेगा। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें पहले पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड एज वेल एज कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ गया तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जैसे ये देखिए CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम कनेक्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, और सिमिलरली CH2 पॉजिटिव पे एक बार कनेक्ट किए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? CH2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और सिंस इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई ग्रुप। सिमिलरली CH2 पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑलरेडी, और हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका स्टेबिलिटी और कम कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चार्ज डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चार्ज इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ A विल बी ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ B। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से देखिए। सो इन 6 क्वेश्चन को देखिए। आपको क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए कार्बोकैटाइन है, ये तीनों प्लस आई ग्रुप है, तो तीनों इसको स्टेबल करेगा। यहाँ 2 ही प्लस आई है तो इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, फिर यहाँ एक ही प्लस आई है और यहाँ इसी के ऊपर है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कार्बो एनाइन है पर ये है प्लस आई ग्रुप, तो ये इसके स्टेबिलिटी को कम कर देगा, तो ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली आइसोटोपिक इफेक्ट में आपको पता है, प्लस आई जो है किसका ज़्यादा होता है? प्लस आई ट्रीटियम का ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर एच का। तो प्लस आई ट्रीटियम का ज़्यादा होता है, तो कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी प्लस आई सबसे ज़्यादा करेगा, तो इसलिए CT3, फिर CD3, फिर CH3। कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम प्लस आई से ही बात करते हैं, तो यहाँ 3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ 2 प्लस आई है, यहाँ 1 प्लस आई है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऐसा हो जाएगा। फिर ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कार्बो एनाइन है, और कार्बो एनाइन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें आप क्या कर रहे हैं?
टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया था, लार्ज एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लार्ज एटम में नेगेटिव चार्ज फैलेगा, उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, इसलिए ऑर्डर ऐसा आ रहा है। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि अगर नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है तो हम इफेक्ट देखेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम है तो पीरियड वाइज अगर है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ग्रुप वाइज है तो हम साइज देखेंगे। सेम एटम कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज कार्बन 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 पे है तो हम इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट में फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, आपको पता होगा -I इफेक्ट में, है ना। फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया, तो हेलो में आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, तो इसका -I सबसे ज़्यादा। तो सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज तो इफेक्ट देखेंगे। नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, तो डिफरेंट एटम है, पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में मतलब तो हम साइज देखेंगे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कार्बोएनाइन 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 कार्बोएनाइन, फिर आपको ऑर्डर तो पता ही है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको सजा सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, फ्री हो सुनो एसिड हेलो और वो टैप्ड हो गया, तो ऑर्डर ऐसे बनेगा। तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। फिर इसको देखिए, ये है कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन क्लोरीन क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये। फिर देखिए कार्बोएनाइन, तो यहाँ देखिए CCl3, इसमें 3 CCl3 है, तो ये इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा। इसमें 2 ही CCl3 है, एक CH3 है, CH3 तो +I इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ 2 CH3 है तो ये 2 बार +I, इसलिए स्टेबिलिटी ऐसा होगा। फिर इसको देखिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर EN पे है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ नेगेटिव चार्ज लेस EN पे है, यहाँ तो और ये, क्योंकि ये तो +I इफेक्ट लगा देगा, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल ये होगा। फिर इसमें देखिए कार्बोकैटाइन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, गलत बात। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस EN पे, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर EN एटम पे, तब वो स्टेबल होगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है। फिर देखिए नेगेटिव चार्ज मोर EN पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे NO2 इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे साइनाइड, तो NO2 का ज़्यादा होता है। आप देखिए O का मतलब NO2 का ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा ऑर्डर बनेगा। NO2 का ज़्यादा इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर EN पे है। मैंने आपको बोला था कि अगर नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम है, नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम है, नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम है तो हम इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ देखिए EN है, यहाँ NO2 का इफेक्ट होगा, यहाँ साइनाइड का, तो NO2 का इफेक्ट ज़्यादा होता है साइनाइड से, -I इफेक्ट। फिर यहाँ देखिए NO2 क्या करेगा, इसको डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि NO2 जो है ये -I इफेक्ट शो करेगा। फिर मिथाइल का +I लगेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल। फिर इसको देखिए CH3 CD3 CT3, इसमें आप आइसोटोपिक इफेक्ट लगाइए, तो T का +I सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऐसा बनेगा। फिर आप इसमें देखिए, इसमें कार्बोएनाइन है, तो ये क्या करेगा, इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा, और ये क्या करेगा, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम है, और जैसे ही डिफरेंट एटम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑन लेस EN है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। यहाँ इसका +I इफेक्ट मत लगा दीजिएगा, हम इसमें लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, पर यहाँ देखिए ये +I इफेक्ट शो करेगा, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। यहाँ CF3 है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। सिमिलरली इसमें देखिए कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, यानी कि कार्बोएनाइन है। यहाँ देखिए 2 Br, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 Br जो है इसको स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ एक क्लोरीन एक फ्लोरीन, इसलिए ये ऑर्डर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा इसको। सेकेंड जो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ।
देखिए एसिड क्या होता है, स्पीसीज विच कैन डोनेट H+ या प्रोटॉन और एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एसिड अगर ए है तो ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा या ये क्या कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको बुलाएंगे एसिड। सिमिलरली बेस क्या होता है, स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट H+। बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा या ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा, तो स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट H+ प्रोटॉन और डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक एसिड है Ha एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, तो ये एसिड क्या करेगा, डिसोसिएट करके H+ और A- में बनाएगा। तो ये जो A- है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, और Ka को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Ka को लिख सकते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। और एसिडिक स्ट्रेंथ, अब ध्यान से देखिए, एक एसिड उतना ज़्यादा, एक एसिड कितना स्ट्रांग होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना H+ रिलीज करेगा। देखिए जैसे ही इस Ha ने H+ रिलीज किया, A- रिलीज किया, तो इन दोनों का पॉजिटिव निगेटिव का टेंडेंसी होता है कि ये दोनों पास आकर के फिर एसिड बना लें। लेकिन एक एसिड उतना स्ट्रांग होगा जितना कि वो H+ देगा, तो हम क्या करवाना चाहते हैं, इन दोनों को सेपरेट करवाना चाहते हैं। तो सेपरेट करवाने के लिए हम क्या कर दें, आपको देखिए ये कार्बो एनाइन दिख रहा है, इस कार्बो एनाइन पे ज़्यादा चार्ज है, तो क्या करें हम, कोई ऐसा इसके साथ ग्रुप लगा दे जो इसके चार्ज को खींच ले। और इसके चार्ज को कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है, -I ग्रुप। तो यानी कि -I ग्रुप क्या करेगा, इस कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। स्टेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब है कि इस पे से जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको खींचेगा, और एक्स्ट्रा चार्ज को खींचेगा तो ये इससे वापस नहीं जुड़ पाएगा, और वापस नहीं जुड़ पाएगा तो H+ ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ मिल गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी आप कैसे बढ़ाइएगा, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी मतलब आपको एनाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। तो ये एनाइन अगर किसी एटम पे है जिसका साइज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये एनाइन अगर किसी ऐसे एटम पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये एनाइन अगर किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे -M, -H, -I, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये एनाइन ऐसे ग्रुप के साथ अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसके इफेक्ट को मतलब इसका स्टेबिलिटी कम कर देगा। तो वो कौन करेगा, EDG यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि +M, +H, +I। और एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और pKa होता है -log Ka। तो यहाँ से Ka और pK में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो Ka इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pKb, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, क्योंकि pH होता है नेगेटिव ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो जैसे आपके पास एक एसिड था Ha और बेस है वाटर, तो एसिड क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, तो H+ डोनेट किया तो ये बना A- यानी कि कॉन्जुगेट बेस, और बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा एसिड से, तो बेस क्या किया, H+ एक्सेप्ट करके H2O से H3O+ बनाया, तो बेस का बना कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड से H+ निकालिए, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जैसे Ha है उससे एक H+ निकालिएगा, A- बनेगा। वाटर है उससे एक H+ निकालिएगा तो OH- बनेगा। ये सब कॉन्जुगेट बेस है। HF है उससे एक H+ निकालिएगा, F- बनेगा। NH3 है उससे एक H+ निकालिए तो NH2 पॉजिटिव बनेगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/+I इफेक्ट। जैसे इसमें कंपेयर करिए, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH3 CHOH एंड कार्बन पे 3 CH3 और OH। तो पहले आप क्या करिएगा, H+ निकालिए, तो H+ निकाल करके ये स्पीसीज बना, फिर ये स्पीसीज बना, फिर ये। अब आप वापस से रूल लगा दीजिए, कार्बो एनायन बना, 3+I इसको डिस्टेबलाइज करेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। दैट्स इट।